जैसे जैसे बोर्ड नजदीक आ रही है, हर कोई स्टूडेंट्स यूट्यूब पे यही कंटेंट ढूंढता है कि कोई तो भी एक कंटेंट मुझे लेक्चर मिल जाए जिसमें पूरा एसपी का एक चैप्टर कवर हो जाए। तो आज हम आपके साथ इसी के लिए एसोसिएट हुए हैं। आज मैं आपको चैप्टर 2 की रिवीजन कराने वाला हूं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है एसपी के अंदर, जो आपको 25 मार्क्स विद ऑप्शन आपको दिलवाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए चैप्टर का नाम है सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। यस, मैं अपना नाम बताने आपको भूल गया। हाय, दिस इज अंकुश आहूजा। तो आज मैं आपके साथ चैप्टर 2 डिस्कस करने वाला हूं इन द फॉर्म ऑफ रिवीजन, फास्ट रिवीजन। ओके, चलिए तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोग नाम से ही टाइटल की ओर जाते हैं, जिसका नाम है सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, है ना। अब इसको कोई कोई सोर्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस भी बोलते हैं, कोई इसको सोर्स ऑफ कंपनीज फाइनेंस भी बोलते हैं। चलता है, अलग अलग ऑथर्स अपना अपना नाम दे सकते हैं इसको। तो स्टूडेंट्स, अब एक्चुअली ये है क्या, देखिए समझते हैं इसको। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे इंडिया के अंदर जितनी भी आम जनता अपनी दुकानें खोल के बैठी हुई है, इसका मतलब क्या है कि आम जनता बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म कर रही है। उसमें काफी वेरिएशन है, जैसे कि 5 टाइप में उसको डिवाइड किया गया है: सोल ट्रेडिंग कंसर्न, पार्टनरशिप फर्म, जॉइंट स्टॉक कंपनी, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब मुझे बताइए, इन सबको वेरिएशन क्यों दिया है? बिजनेस तो दो ही कर रही है, इंडस्ट्री और कॉमर्स, लेकिन स्टिल गवर्नमेंट की नजर से, लॉ की नजर से अलग अलग वेरिएशन इसलिए दिया है कि ये सब दुकानें अपने अपने अलग अलग स्केल पे खेलते हैं, राइट रॉन्ग। तो इसीलिए सोल ट्रेडिंग कंसर्न और पार्टनरशिप फर्म छोटे पैमाने पे आती है, लेकिन जब मैं कंपनी की बात करूं तो कंपनी बड़े पैमाने की दुकान, यानी सबसे लार्जेस्ट टाइप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हम बात करते हैं। अगर एग्जांपल, अभी हमारे यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प बने, है ना, तो ट्रम्प कैसे बने? कंपनी बना के बने भाई, पैसा कमाया उन्होंने, तो जाके इन्वेस्ट किया पॉलिटिक्स के अंदर। और अगर कोई नॉर्मल पीपल इंडिया के चाहता है कि पूरे वर्ल्ड वाइड उसको बिजनेस चलाना है, तो गवर्नमेंट उसे बोलती है तो खेलना, बड़े पैमाने पे खेल, कौन तेरे को मना कर रहा है भाई? लेकिन प्रॉब्लम इज दैट कि तुझे अगर बड़े पैमाने पे खेलना है तो तुझे अपनी दुकान को इंडियन कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर करना पड़ेगा, और उस दिन से कंपनी बना के हमको बता के खेलना पड़ेगा। अब मेरी इच्छा नहीं है तो बोलती मत कर, क्योंकि देखो लॉ हमें रेस्ट्रिक्ट करने के लिए नहीं बनता है, लॉ हमें फैसिलिटीज देने के लिए बनता है। तो सर क्या फैसिलिटीज है? आप, मैं कंपनी क्यों बनाऊं? मैं सोल ट्रेडिंग कंसर्न और पार्टनरशिप फर्म में क्यों नहीं खेलूं? क्योंकि सोल ट्रेडिंग कंसर्न और पार्टनरशिप फर्म को कैपिटल रेजिंग कैपेसिटी के सोर्सेज मिनिमल है। मिनिमल यानी क्या कि उसके पास उतने सारे ऑप्शन नहीं है जितने कंपनीज के पास है। तो कितने सारे ऑप्शन कैपिटल के रेस करने के लिए ऑप्शन है कंपनी के पास, वही हम इस चैप्टर में आज पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस और सोर्सेस ऑफ कैपिटल, और कोई बोलूंगा सोर्सेस ऑफ कंपनीज फाइनेंस। चलेगा, यानी इन शॉर्ट ये चैप्टर आपको एक्सप्लेन करता है कि नॉर्मल सोल ट्रेडिंग कंसर्न और पार्टनरशिप फर्म के पास जितने ऑप्शन नहीं है, उतने उससे ज्यादा ऑप्शन इसके पास है। कितने ऑप्शन है कुल मिलाकर, वो आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात करूं मैं, कितने ऑप्शन है भाई कंपनी के पास। देखिए, जैसे कि एग्जांपल मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू दिखा सकता हूं कि एक जब कंपनी फॉर्म होती है, तो कंपनी फॉर्म होने के बाद कंपनी के पास इतने सारे ऑप्शन है ओन कैपिटल और बोरोड कैपिटल कलेक्ट करने के, जो कि लॉ उससे अलाउ करता है कि इतने सोर्सेस में से कोई भी एक सोर्स यूज करके कैपिटल रेस करके अपना बिजनेस एंगेज करके अपना बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म करे। ऐसा क्यों होता है? पूछो क्यों होता है, रीजन क्या है उसका? रीजन इज दैट कि कंपनी बड़े पैमाने की दुकान है, जितनी दुकान बड़ी होगी उतना अपने को कैपिटल भी ज्यादा लगेगा, राइट और रॉन्ग। और कैपिटल अगर ज्यादा लगेगा तो उसके पास कैपिटल रेस करने के सोर्सेस भी ज्यादा होने चाहिए। अब सर बार बार आप रेस कर रहे हो, यानी क्या? अरे कैपिटल लगाने के सोर्सेस, आने के सोर्सेस, इन शॉर्ट में बात कर रहा हूं, जरिए कौन कौन से। तो कंपनीज के पास बहुत सारे सोर्सेस हैं, जैसे सोल ट्रेडिंग कंसर्न और पार्टनरशिप के पास नहीं है, तो वही इस चैप्टर नंबर 2 में आपको बताया गया है। सबसे पहले बात करूं मैं, देखो कोई भी दुकान के पास कैपिटल दो टाइप से आता है, यहाँ तो ओन, यहाँ तो बोरोड। व्हाट इज ओन कैपिटल? तो ओन कैपिटल आप कैसे लिख सकते हो? देखो, द कैपिटल व्हिच इज नॉट रिडीम्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द बिजनेस, इट मस्ट रिडीम ओनली एट अ टाइम ऑफ क्लोजअप ऑफ द बिजनेस या वाइंडिंग ऑफ द बिजनेस इज नोन एज ओन कैपिटल। जो कैपिटल मालक एक बार अपनी दुकान में लगा देता है, यानी जो कैपिटल एक बार कोई तो भी इन्वेस्ट करता है और दुकान उसको वापस नहीं देगी, फर्म उसको वापस नहीं देगा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उसको वापस नहीं देगी, वो वापस तभी मिलेगा जब दुकान बंद होगी, यानी फर्म बंद होगी, तो उस कैपिटल को हम ओन कैपिटल बोलते हैं। और जो पर्सन ओन कैपिटल में इन्वेस्ट करता है उसको अपन ओनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? चाहे सोल ट्रेडिंग कंसर्न हो, पार्टनरशिप फर्म हो, या तो जॉइंट स्टॉक कंपनी क्यों ना हो। लेकिन द प्रॉब्लम इज दैट यहाँ पे कि ओन कैपिटल इन्वेस्ट करना एक रिस्की कंसीडर करता है। अब ओन कैपिटल कितने सोर्सेस है वो भी देखेंगे, ओन कैपिटल में क्या क्या रिटर्न रिवॉर्ड मिलता है कंपनी के अंदर वो भी देखेंगे, और ओन कैपिटल में इन्वेस्ट करने वाले पर्संस को क्या क्या बोल सकते हैं वो भी हम देखने वाले हैं। उसके बाद बोरोड कैपिटल बात कर रहा हूं। बोरोड कैपिटल क्या होता है?
बोरोड कैपिटल यानी ऐसा कैपिटल जो एक समय के बाद कंपनी को या दुकान को वापस करना पड़ता है। अब मैं दुकान क्यों बोल रहा हूँ, कंपनी बोले तो बड़े पैमाने की दुकान ही होती है और कुछ नहीं होता है। ओके, बहुत लोगों को कंपनी कंसेप्ट समझ में नहीं आता, तो सिंपल बात है, आपको सबसे लार्ज दुकान खोलनी है, अगर चाहे इंडस्ट्री करो चाहे कॉमर्स करो, तो आपको कंपनी बनानी पड़ेगी, सिंपल बात है। अब अगर कोई कंपनी या दुकान कोई पर्सन से लोन लेता है एज ए लोन, यानी क्या कि उसको एक समय के बाद वापस करना है वो पैसा, तो उसको अपन बोरोड कैपिटल बोलते हैं, डेब्ट कैपिटल बोलते हैं। अब इसको डिफाइन कैसे करोगे, अ कैपिटल व्हिच इज रिडीम्ड आफ्टर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द बिजनेस, यानी जब तक बिजनेस चल रहा है उसी के अंदर कभी ना कभी तो वो हमको रिडीम करना है, वापस करना है, रीपेमेंट करना है, और वो रिडम्पशन जो डेट है वो उसी वक्त लेने के वक्त ही फिक्स की जाती है। आप देखिए, आप नॉर्मल बिजनेस चलाते हो तो किससे लोन लेते हो, तो वो लोन जो देता है आपको, यानी आपका जो क्रेडिटर है वो आपको लोन देता है, तो वो आपसे पूछता है कितने समय बाद देगा, 1 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, है ना। तो वैसे ही इस कैपिटल को हमको रिडीम करना पड़ता है आफ्टर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, और द टाइम इज फिक्स्ड एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ बोरोइंग कैपिटल, यानी जब हम बोरोइंग कैपिटल ऑफर करते हैं सोर्सेस, उसी के वक्त हम लोगों को क्या करना पड़ता है, बताओ बच्चे लोग, वापस करना पड़ता है। मतलब उसी समय हमें फिक्स टाइम अलॉट करना पड़ता है कि 1 साल बाद, 2 साल बाद। वैसे कंपनी भी जब बोरोड कैपिटल रेज करती है तो उसको उसी वक्त बताना पड़ता है कितने समय बाद उसको वापस करेंगे। ओके बच्चे लोग, अब मैं अगर बात करूं मैं बोरोड कैपिटल की, बच्चे लोग यहां पे ध्यान दो, तो बोरोड कैपिटल सोल ट्रेडिंग कंसर्न के पास जितने ऑप्शन है उससे ज्यादा कंपनी के पास है। देखो, एक सोल ट्रेडर जो दुकान चलाएगा तो उसके पास कितने ऑप्शन है, गिन के बताओ, गिने चुने, या तो लोन लेगा या तो मार्केट से उठाएगा, गिने चुने 3-4 ऑप्शन होते हैं, लेकिन कंपनी के पास ऑप्शन बहुत सारे होते हैं, क्योंकि दुकान बड़ी है तो लॉ ने बोला है इसके पास सोर्सेज भी खुले होने चाहिए। तो लॉ हमें गाइड भी करता है, हमें सर्विस भी देता है अच्छी, इसलिए हमको बड़े पैमाने पे बनना है तो हम मजबूर हो जाते हैं कि हमको दुकान को रजिस्टर करना ही पड़ेगा इंडियन कंपनी एक्ट के अंदर। अब मैं अगर बात करूं ओन कैपिटल की, तो ओन कैपिटल में सबसे पहला जो सोर्स है वो है शेयर कैपिटल। देखो, ओन कैपिटल में 2 ही सोर्स है कंपनी के पास, एक तो शेयर कैपिटल, दूसरा रिटेन अर्निंग। अब ये क्या है सर, इसके ऊपर बात करता हूं। देखिए, क्योंकि ये रिवीजन है, क्या ये, तो हम रिवीजन को रिवीजन की तरह ही लेंगे। आप यहाँ पे चैप्टर मुझसे एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, मैं पूरा आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा, सॉरी। ओके, क्लियर। अब अगर मैं बात करूं शेयर कैपिटल की, तो शेयर कैपिटल क्या है, देखो सिंपल बात है, नॉर्मल तरीके से कर रहा हूं। अब शेयर कैपिटल समझने के लिए आगे एक शेयर वर्ड आएगा, वो आपको समझना पड़ेगा। ओके, लेकिन वो भी मैं एकदम डिटेल लेने वाला नहीं हूं, आपको एकदम वन शॉट है हमारा सेशन, तो आज मैं आपको एकदम सिंप्लीफाइड तरीके से बताने वाला हूं, क्योंकि मेरे को 10-15 मिनट या 20 मिनट या हार्डली 30 मिनट्स मुझे खत्म करना है एक्चुअली। देखिए, सिंपल तरीके से बात करूं मैं, व्हाट इज शेयर कैपिटल। देखो, नॉर्मल बिजनेस के अंदर, सोल ट्रेडिंग के अंदर, पार्टनरशिप फर्म के अंदर जब कोई ओनर इन्वेस्ट करता है तो उसको हम कैपिटल बोलते हैं, परमानेंट लायबिलिटी, फर्स्ट डे लायबिलिटी बन जाती है वो इंटरडी कंसेप्ट के बेस पर। लेकिन अगर बात करूं कंपनी के अंदर कोई इन्वेस्ट करता है तो हम उसको शेयर कैपिटल बोलते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि वो कैपिटल बहुत सारे छोटे छोटे हिस्से करके मिलकर जुड़ा हुआ है और उस हिस्से को हम बोलते हैं शेयर, सिंपल बात है। इन शॉर्ट, नॉर्मल बिजनेस के अंदर कोई ओनर इन्वेस्ट करेगा तो उसको अपन कैपिटल बोलेंगे, लेकिन अगर कंपनी के अंदर वही कैपिटल बिजनेस करने के लिए इंगेज होता है उसको अपन शेयर कैपिटल बोलते हैं, क्योंकि वो जो शेयर कैपिटल है वो छोटे छोटे हिस्से करके करते 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 जमा हुआ है। सर एग्जांपल दो, एग्जांपल अभी कंपनी, अब उसके लिए आपको शेयर समझना पड़ेगा। देखो, शेयर कैपिटल में वापस आऊंगा, लेकिन पहले शेयर समझ लेते हैं। व्हाट इज शेयर, शेयर और कुछ नहीं है, शेयर एक मेजरमेंट टूल है, इंस्ट्रूमेंट है कैपिटल को मेजर करने के लिए, सिवाय सिंपल बात है। इन्हें क्या, देखो, जब कंपनी के पास टोटल कैपिटल आता है, उस टोटल कैपिटल के एक हिस्से को हम शेयर बोलते हैं। एक मिनट, वेट, हाँ, तो व्हाट इज एग्जैक्टली शेयर। देखो, कंपनी के पास टोटल कैपिटल जितना भी इंगेज है उसके एक टुकड़े को हम बोलते हैं शेयर। सर टुकड़ा कितने का करना, ये कौन तय का, तो कंपनी ये फॉर्मेशन के वक्त ही पहले से ही तय कर देती कि हमें एक मिनिमम टुकड़ा कितना रखना है, जो कोई भी नॉर्मल पीपल मुझे कितना कंट्रीब्यूट करता है, कम से कम अमाउंट, हम उसको मिनिमम वैल्यू को बोलते हैं फेस वैल्यू ऑफ शेयर। क्या बोलते हैं उसको, एग्जांपल के तौर पे सपोज फॉर एग्जांपल ये मेरी एक कंपनी है, पब्लिक कंपनी है। अब कंपनी के पास टोटल कैपिटल है 5 करोड़ इंगेज, ये शेयर कैपिटल है, क्या ये, जिससे कंपनी खड़ी हुई है। अब उसका एक छोटा सा हिस्सा, इसको बोलते हैं हम शेयर, सिंपल बात है। तो शेयर और कुछ नहीं है, शेयर को खेलने वाली चीज नहीं है, शेयर एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम टोटल इन्वेस्टमेंट मेजर करते हैं। यानी क्या, देखो, कंपनी के अंदर कॉमन पीपल से कंपनी, पब्लिक कंपनी पैसा कलेक्ट कर सकती है, राइट और रॉन्ग। तो आम जनता से जब वो पैसा कलेक्ट करती है तो आम जनता का कितना कितना अमाउंट, कितना कितना कॉन्ट्रीब्यूट है, ये हम कैसे मेजर करें, तो वो मेजर करने वाला टूल जो है वो शेयर है और कुछ नहीं है।
शेयर एक मेजरमेंट टूल है जिसके थ्रू हम कॉमन पीपल का या हर एक मेंबर का कितना अमाउंट इन्वेस्ट है इसके अंदर, कंपनी के अंदर एंगेज है, जो ओन कैपिटल का नेचर है, जो रिडीम नहीं होगा, उसी को हम बोलते हैं, बोलो क्या, शेयर। सो शेयर और कुछ नहीं है, एक मेजरमेंट टूल है कैपिटल रेस करने का, कलेक्ट करने का। ये मिनिमम वैल्यू पे रखी है। देखिए कोई भी सिंपल बात है, क्या होता है, देखो पब्लिक कंपनी आम जनता से ओन कैपिटल में इन्वेस्ट करने के लिए अपील कर सकती है, अप्लाई कर सकती है, राइट रॉन्ग। तो आम जनता के पास अब जाएंगे जिसको हम जानते भी नहीं, उसको बोलेंगे 1 लाख रुपए दे, तो देगा क्या, सिंपल बात है। अब तुम ही सोच लीजिए, मैं कोई कंपनी खोल रहा हूं, अब मुझे कोई स्टूडेंट नहीं जानता है और मैं तुमको बोलता हूं कि आओ रे मेरी दुकान के अंदर इन्वेस्ट करो, 1 लाख रुपए लगाना पड़ता, तुम लगाओगे? लेकिन मैं बोलूंगा 10 रुपए दो, तुम कोई भी लगा दोगे, है ना। तो ये मिनिमम वैल्यू कम से कम हम रखते हैं, क्यों, ताकि कोई भी कॉमन पीपल उस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करके हमको हमारे अंदर इन्वेस्ट करें, जिससे हम बिजनेस एंगेज करें, और बिजनेस में एंगेज करके हम कमाएंगे तो साथ में तुम भी कमाओगे, क्योंकि हम सबका पैसा लगा हुआ है, कॉमन पीपल का भी। समझ में आ रहा है आपको? ये तो शेयर एक और कुछ नहीं, एक इंस्ट्रूमेंट है शेयर कैपिटल का। देखिए जैसे एग्जांपल देखो, बूंद बूंद से सागर बनता है ना, बोलो मेरे साथ, बूंद बूंद से, तो एक बूंद यानी शेयर और पूरा सागर बोले तो शेयर कैपिटल, सिंपल बात है। वैसे कंपनी के पास टोटल कैपिटल जो भी आता है उसका एक बूंद जो है वो शेयर है। समझा आपको क्लियर? तो शेयर को दिमाग में रखते हैं तो यानी क्या, शेयर मींस एक बूंद और शेयर कैपिटल मींस पूरा सागर, जिससे कंपनी उस सागर से अपना धंधा करती है, बिजनेस करती है। गॉट इट माय पॉइंट? ओके, अब मैं अगर शेयर समझ में आ गया, तो जो कैपिटल शेयर्स बेचकर कंपनी रेस करती है उसी को बोलते हैं शेयर कैपिटल। देखिए यहां लिखा हुआ है, द कैपिटल ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज नोन एज शेयर कैपिटल बिकॉज़ इट इज अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टेड बाय सो मेनी ओनर्स इन द स्मॉल अमाउंट बाय परचेसिंग शेयर। समझा आपको क्लियर? तो शेयर का मतलब, शेयर कैपिटल मतलब यही होता है कि नॉर्मल दुकान के अंदर हम कैपिटल बोलते हैं और कंपनी के अंदर हम शेयर कैपिटल बोलते हैं। अब हम आते हैं आगे। अब देखिए शेयर के दो टाइप्स होते हैं, कौन से, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। देखिए ये डायग्राम जैसे से हम आगे बढ़ेंगे, एक मिनट, ओन कैपिटल में हम ये कलेक्ट मतलब ये हो चुका है, शेयर कैपिटल में हो चुका है। अब हम आते हैं यहाँ पे शेयर भी हो गया है। अच्छा, स्टॉक एंड शेयर में अंतर क्या है, आप एक बार ध्यान दीजिए, अपन उसको भी डिफरेंस डालेंगे। सिंपल बात है, जब भी कंपनी अपने शेयर ऑफर करती है, हिस्से अपने ऑफर करती है कि आओ हम तुमको ओनरशिप में हिस्सेदारी देंगे, क्योंकि आप उस अमाउंट ऑफ सोर्स में इन्वेस्ट कर रहे हो जो ओन कैपिटल है, क्या है, जो आपको कंपनी वापस नहीं करेगी। ओके, आपको अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो आप सभी को भी प्रॉफिट मिलेगा, कॉमन पीपल को, जो भी शेयर में इन्वेस्ट कर रहा है। ओके, हम आपको मेंबर बना रहे, क्या बना रहे, मेंबर। और कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, डेमोक्रेटिक, कैसा है। सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड स्टॉक? सुन लीजिए, देखो कंपनी जब अपने शेयर ऑफर करती है, तो वो ऑफर जब करती है तो वो एक शेयर का पैसा भी पूरा नहीं लेती है। जैसे एग्जांपल अभी मान के चलो, कंपनी निर्माण हुई, कंपनी को पैसों की जरूरत हुई, फाउंडर्स ने तो पैसा लगाया, साथ में अब कॉमन पीपल से, हम पब्लिक से हम शेयर बेचकर कलेक्ट कर सकते हैं, जो सोल ट्रेडिंग और पार्टनरशिप फर्म के पास ऑप्शन नहीं है। अब क्या हुआ, सपोज पब्लिक कंपनी हमारी, अब हमने 10,000 शेयर्स निकाले 100 रुपए के भाव से। 100 रुपए क्या है, उसकी मिनिमम वैल्यू, यानी कम से कम आपको 100 रुपए यहां देना पड़ेगा। ये मिनिमम वैल्यू उसको बोलते हैं फेस वैल्यू, और ये कंपनी फॉर्मेशन के वक्त मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर रिकॉर्ड करती है। देखिए रिवीजन है तो मेमोरेंडम क्या होता है ये मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, सॉरी, आपको आना चाहिए, 11th में आपको पूरा बेसिक पढ़ाया होगा आपके टीचर्स ने। तो 10 कितना टोटल कैपिटल कलेक्ट होगा हमारा, 10 लाख रुपए के 10 लाख रुपए जो कैपिटल है इसको बोलेंगे हम शेयर कैपिटल, राइट और रॉन्ग बच्चा लोग। और इसके कितने टुकड़े किए गए, 10,000 टुकड़े किए गए, इसी को इस टुकड़ों को बोलते हैं शेयर। यानी इन शॉर्ट, अगर मैं 10 लाख रुपए कैपिटल इंगेज कर रहा हूं, ये शेयर कैपिटल है, और इसके कहीं सारे टुकड़े किए गए, कितने, 10,000 टुकड़े किए गए ना। अरे भाई 10,000 शेयर बेचे ना, 10,000 टुकड़े करके ये पैसा आया हुआ है ना, कलेक्ट हुआ है ना। अब 10,000 करूंगा तो नहीं, एज्यूम करो 10,000 टुकड़े ऐसा, तो एक एक टुकड़े को हम बोलते हैं शेयर। तो ये जो एक टुकड़ा कितना दिया फेस, इसको मिनिमम वैल्यू बोलते हैं, और ये ही हम फॉर्मेशन के वक्त ही हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। ओके, एक बार हमने फिक्स कर दिया इसको तो वो चेंज होता नहीं है। अब देखिए, अब कंपनी के पास एक शेयर का पैसा फेस वैल्यू भी पूरा नहीं आता है, कंपनी इसको भी इंस्टॉलमेंट में लेती है। इसका नाम है एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी एंड फाइनल कॉल मनी, सेकंड कॉल मनी। यानी कंपनी एक शेयर का पैसा भी टुकड़ों में लेती है। क्यों पूछो, क्यों? ताकि शेयरहोल्डर्स की डिमांड बढ़े। एग्जांपल दूं कैसे, देखिए अगर मैं बोलता हूं कि 100 रुपए आपको देने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने, कम से कम आप ज्यादा कर सकते हो, लेकिन मिनिमम वैल्यू 100 रुपए। चल ज्यादा करना हो तो कैसे करना है, सिंपल बात है भाई, आप उतने नंबर ऑफ शेयर बढ़ा दो अपने। एक शेयर खरीदना है 100 रुपए, 2 खरीदना है, अब जैसे संचित है बोलता है मेरे को 500 रुपए लगाने अपने, तो 5 शेयर खरीद तू, सिंपल बात है भाई। ओके, ऐसे हर कोई पर्सन कितना भी अमाउंट हम आप डिमांड कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, लेकिन स्टिल मिनिमम वैल्यू आपको 100 रुपए देना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब 100 रुपए का एक शेयर है अगर मैं रखता हूं, तो इसको भी इंस्टॉलमेंट लेते हैं, 20 रुपए पहले दे, 30 रुपए बाद में दे,
₹30 बाद में दे और फिर चौथी इंस्टॉलमेंट ₹20 रख ले, ₹100 रहे। इसका नाम है एप्लीकेशन मनी। क्यों पढ़ा है इसका एप्लीकेशन मनी? ये चैप्टर 3 में हम पढ़ेंगे अलॉटमेंट की प्रोसीजर के वक्त। इसके बाद इसको बोलते हैं अलॉटमेंट मनी, ठीक है, इसको बोलते हैं फर्स्ट कॉल मनी, इसको बोलते हैं सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी। अब एक शेयर टुकड़ों में क्यों लिया पैसा? क्योंकि देखो अगर संचित के पास ₹100 होंगे और उसको ज्यादा इन्वेस्ट करना है तो ₹100 में उसको एक ही शेयर खरीदना पड़ेगा, इसलिए हम एक अमाउंट एक साथ लेते नहीं है। तो क्या होता है, हम इंस्टॉल में लेंगे। अब संचित को संचित तेरे को ₹100 में से 20 लेना है, अभी 20 ही। तो संचित बोलता है ऐसा है क्या सर? हाँ, तो एक काम करो, मेरे 5 शेयर लिख दो, यानी मैं आपको 5 शेयर दूंगा मैं आपके। यानी अब क्या होगा बताओ, जैसे ही जहां पे वो एक शेयर लिया था अब उसको ₹20 देना है सिर्फ अभी, तो उसने 5 शेयर की डिमांड कर दिया। इन शॉर्ट ₹100 से 5 शेयर खरीद सकता है, 5 शेयर। तो इसका मतलब क्या है बताओ? इसका मतलब ये है कि क्या है बोलो? इसका मतलब ये है कि कंपनी अपनी एक शेयर के पैसे टुकड़ों में इसलिए लेती है क्योंकि वो उससे पब्लिक अपनी नंबर ऑफ शेयर्स की डिमांड बढ़ा देती है। इससे क्या होता है, जो ऑफर शेयर है वो सब बिक जाते हैं। लेकिन अब एक शेयर के सारी इंस्टॉलमेंट जब पेड हो गया है ना, ऑल द बंडल ऑफ फुली पेड अप शेयर इज इन स्टॉक, और उसी को बोलते हैं स्टॉक। यानी संचित ने अगर 5 शेयर खरीदे और पांचों के ₹100 पूरे जमा हो गए, सारी इंस्टॉलमेंट निल हो गई, तो उसके शेयर फुली पेड अप हो गए, और फुली पेड अप शेयर को ही वो बोलता है स्टॉक। और यही स्टॉक जाता है स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के अंदर बेचने के लिए। इसलिए शेयर बाजार को स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं, क्योंकि वहां शेयर नहीं बिकता, वहां पे स्टॉक बिकता है। यानी पार्टली पेड अप शेयर आप नहीं बेच सकते, आम जनता फुल्ली पेड अप शेयर ही बेचेगी। चलिए नेक्स्ट आते हैं आगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब शेयर के 2 टाइप है, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। ओके, अभी इक्विटी एंड प्रेफरेंस का मतलब क्या है, अपन इसको बात करते हैं। देखिए इक्विटी शेयर का मतलब क्या होता है, देखो उसके लिए पहले प्रेफरेंस शेयर समझना पड़ेगा। प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं ना, या इक्विटी शेयर होते हैं, जो भी पर्सन इसमें इन्वेस्ट करेगा वो ओनर होते हैं। क्या होते हैं, सिर्फ इनका टाइटल डिफरेंट होता है। इक्विटी शेयरहोल्डर्स को हम रियल ओनर बोलते हैं और प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स को हम को ओनर बोलते हैं। तो मालक ही भैया दोनों, ठीक है। अब फर्क क्या है यहाँ पे, दोनों में फर्क है, शेयर्स में फर्क है। इन शेयर के इंस्ट्रूमेंट है क्या ये, हाँ, जिसके थ्रू ओनरशिप आप ले सकते हो। अब सर क्या मिलेगा हमें, तो इसके एक्सचेंज में आपको मिलता है शेयर सर्टिफिकेट, यानी एविडेंस के तौर पे हर एक पर्सन जो शेयर में इन्वेस्ट करता है उसको ओनरशिप का एविडेंस मिलता है। बोलो क्या, शेयर सर्टिफिकेट। अब देखिए सबसे पहले हम प्रेफरेंस शेयर समझते हैं। प्रेफरेंस शेयर को डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि आपको देखो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के अंदर आपको 3 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट करना है। वैसे तो पूरा एसपी ये चैप्टर 2 में ही समाया हुआ है, लेकिन स्टिल अगर आपको लॉन्ग आंसर तो 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन हमेशा आएगा। देखते हैं कौन सा। यहाँ पे इक्विटी शेयर पूरा, प्रेफरेंस शेयर पूरा या डिबेंचर्स, ये तीनों में से एक क्वेश्चन आने के चांसेस 99% है, ठीक है। एक ही पर्सन ऐसा है जो नहीं है, क्योंकि देखो हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, फ्यूचर अनसर्टन होता है तो बोलते आता नहीं, लेकिन स्टिल आप ये तीनों पे फोकस ज्यादा करना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ध्यान देंगे सभी लोग प्लीज। व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर, पहले प्रेफरेंस शेयर समझते हैं इक्विटी के पहले। देखिए प्रेफरेंस शेयर किसको बोलते हैं, देखो सुनो, ऐसे शेयर्स जिसको 2 प्रायोरिटी है। जब भी पेमेंट होगा पहले उसको मिलेगा, और जब भी रिपेमेंट होगी पहले कैपिटल की पहले उसको मिलेगा, इक्विटी के पहले, सबसे पहले नहीं, इक्विटी के पहले। सर ये बात समझी नहीं, देखो एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं। देखिए अब आपको अगर इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर का डिफरेंस समझना है तो पहले आपको प्रेफरेंस शेयर समझना पड़ेगा। प्रेफरेंस शेयर समझ गया, इक्विटी शेयर कॉम्प्लीमेंट्री में आ गया। देखिए मैं अभी प्रेफरेंस शेयर के बारे में कुछ बोल रहा हूं। Preference shares are the share have preferential rights regarding payment of dividend and repayment of capital at a time of winding of the business. But the rate of dividend of preference on preference share is fixed. अब सर ये क्या बोला आपने, कुछ सुना नहीं। देखो जब भी कोई प्रेफरेंस शेयर्स यानी ऐसे शेयर्स जिनको अगर डिविडेंड बटा यानी प्रॉफिट को डिविडेंड बोलते हैं, राइट, तो सबसे पहले इनको मिलेगा और बाद में इक्विटी को मिलेगा। लेकिन इनका जो डिविडेंड है वो फिक्स होता है, ये ड्रॉबैक है उसका। अब ड्रॉबैक बोलो या अच्छी बात बोलो, वो तुम्हारा प्रोस्पेक्टिव के ऊपर डिपेंड करता है। और जब कंपनी दुकान बंद करेगी यानी कंपनी जब बंद होगी तो जो ओनरशिप को कैपिटल वापस मिलेगा उसमें प्रेफरेंस को पहले खड़े करेंगे, इक्विटी को बाद में। अब इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। देखिए सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंपनी को ये साल 2024 में 8 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ, नेट प्रॉफिट। सबसे पहले यहाँ पे टैक्स कटता है। मैं आज आपको सिखा रहा हूँ डिविडेंड कैसे बढ़ता है। देखो अब 10% इनकम टैक्स क्राइटेरिया में आते होंगे तो हमने टैक्स काट दिया 80,000 रुपए, बचा कितना 7,20,000। अब 7,20,000 पूरा कंपनी डिविडेंड के तौर पे नहीं बांटती है, कुछ पैसा फ्यूचर की अनसर्टेनिटी के लिए रिजर्व रखती है, जिसको अपन रिजर्व फंड्स बोलते हैं, और इसी को एसपी में रिटेन अर्निंग बोलते हैं। ओके, तो अब कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड किया कि 2,20,000 रुपए अपन रिजर्व रखते हैं। अब 7,20,000 में से रिजर्व रखा 2,20,000, बाकी बचा कितना, इसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, 5 लाख रुपए को। अभी 5 लाख रुपए डिविजिबल प्रॉफिट जो आया, बच्चा लोग यहाँ पे ध्यान दो। अब ये प्रॉफिट नहीं, सॉरी, इसमें से कुछ अगर प्रीवियस ईयर का डेप्रिसिएशन बाकी होगा वो कटेगा, क्या यहाँ पे एग्जांपल में नहीं है, समझो। तो हमारा 5 लाख रुपए डिविजिबल प्रॉफिट आया। अब ये डिविजिबल प्रॉफिट जो है ये बटता है डिविडेंड के तौर पे शेयरहोल्डर्स को।
अब शेयरहोल्डर्स में पहला शेयरहोल्डर जो है प्रेफरेंस शेयरहोल्डर है, तो सबसे पहले 5 लाख में से प्रेफरेंस शेयरहोल्डर को डिविडेंड मिलेगा, लेकिन फिक्स क्या मिलेगा। इस एग्जांपल देखिए, सपोज यहाँ पे कैपिटल इंगेज है कंपनी के पास 10 लाख रुपए और यहाँ पे इक्विटी शेयर से 10 लाख, टोटल कैपिटल 20 लाख रुपए इंगेज है मान के चलो, ठीक है। अब प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड रेट उसी के वक्त इशू करते वक्त ही कंपनी तय कर देती है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में 10। अब 10% किस पे, 10% किस पे, उनके कैपिटल पे, तो उनका कैपिटल कितना लगा हुआ है 10 लाख। अब 10 लाख का 10% कितना होता है 1 लाख, तो 1 लाख रुपए हम यहाँ पे डिविडेंड देंगे प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स को पहले। एक लाख रुपए, बाकी बच्चे कितने, ये 4 लाख रुपए जो बची हुई अमाउंट है ये इक्विटी शेयर होल्डर लेंगे, क्योंकि वो रियल ओनर होते हैं। इन शॉर्ट सबसे लास्ट में डिविडेंड जो बचा वो सब इक्विटी शेयरहोल्डर्स के पास जाता है। सर ऐसे तो फिर इनका माला माल है, ऐसा नहीं होता है। दे आर द रिस्क बेयरर्स, बाय रिस्क बेयरर्स। देखिए सिंपल बात है, कभी कभी यहां तक आते आते कुछ बचता भी नहीं, अब बच जाता है। एग्जाम्पल सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे आते आते सब 1,20,000 रुपए बच्चे होते थे, तो 1 लाख रुपए पूरे किसको मिलते थे प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स को, बाकी बच्चे कितने 20। इन शॉर्ट क्या सीखा, इक्विटी शेयरहोल्डर्स को कभी ज्यादा मिलता है कभी कम मिलता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड फिक्स होता है। अब काय को इनको प्रेफरेंस शेयर बोला है बताइए, क्योंकि इनको डिविडेंड लेने का हक इक्विटी शेयर से पहले है, दैट्स व्हाई इनको प्रेफरेंस शेयर्स बोला गया। तो जिसको ऐसा शेयर्स जिसको डिविडेंड लेने का राइट सबसे पहले है ओनरशिप में, जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो प्रॉफिट लेने का राइट इनको पहला है और बाद में दूसरे शेयर्स को है, तो उसको अपन प्रेफरेंस शेयर्स बोलेंगे। ओके, अब दूसरा प्रेफरेंस इनको है रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। अब देखिए सिंपल बात है, जब कंपनी वाइंड अप होती है क्या होती है, यस जब कंपनी वाइंड अप होती है, उस वाइंड अप होने के बाद अब तुम बताओ नॉर्मल दुकान कैसे वाइंड अप होती है, पहले सारी एसेट बेचते हैं, एसेट सोल्ड करते हैं, जितना भी पैसा आया उसमें से एक्सटर्नल लायबिलिटी रिडीम करते हैं, एक्सटर्नल लायबिलिटी रिडीम करते हैं। सॉरी मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी खराब कर रही है, कंसीडर कर लेना होता, ठीक है। अब माइनस करने के बाद बाहर कर्जा फेंटने के बाद जो बचता है वो ओनर उठाता है। कंपनी भी ऐसे ही लिक्विडेट करती है अपने आप को, वाइंड अप करती है। कंपनी करती है अपनी सारी एसेट बेचती है मार्केट में, जब दुकान बंद होती है तो बाहर का कर्जा फेंटती है। अब जो बचा वो कैपिटल उनको वापस मिलता है ओनर को। अब ओनर को कैपिटल वापस के वक्त सबसे पहला कैपिटल जो वापस मिलेगा वो मिलेगा प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स को, लेकिन फिक्स यानी क्या सर, अब बताओ एग्जांपल में अपन ने यहां पे देखा कि प्रेफरेंस शेयरहोल्डर ने कितना अमाउंट लगाया 10 लाख रुपए, कितना लगाया, कितने 10,000 शेयर 100 वाले निकाले हुए, तो 10 लाख रुपए इनको वापस मिलेगा। अब 10 लाख रुपए यहां से माइनस किया, बाकी जो बचेगा वो पूरा इक्विटी शेयरहोल्डर्स को जाएगा। यानी इन शॉर्ट जब भी ओनर को रीपेमेंट करने का वापस जब बारी आएंगी, हेलो क्या आएंगी, तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स को पैसा वापस मिलेगा और फिर, लेकिन दोनों को पैसा वापस कब मिलेगा बोलो, जब दुकान बंद होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, प्रेफरेंस शेयर्स के भी अलग अलग वेरिएशन है, उसको टाइप बोला गया है, वो टाइप भी अब आज यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे देखिए चलो देखिए, तो इक्विटी शेयर समझ में आया क्या होता है, और प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे शेयर्स जिनको दो प्रायोरिटी है, जब डिविडेंड बटा तो पहले उनको बटेगा और जब कैपिटल वापस करने की बारी आई तो पहले उनको बटेगा, तो उसको बोलेंगे प्रेफरेंस शेयर्स। और इसको डिटेल में मैंने लिया हुआ है मेरे रेगुलर कोर्सेस में, अभी हम रिवीजन ले रहे हैं इसलिए सब रिवीजन के तौर पे ही हम आपको यहाँ बता रहे हैं। दूसरी बात, जिनके पास प्रेफरेंस नहीं है, ये दो प्रेफरेंस, उसको इक्विटी शेयर बोलते हैं, क्योंकि लॉ ने डिफाइन भी उसको इसी तरीके से किया हुआ है, अ शेयर व्हिच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर इज नोन एज इक्विटी शेयर, सिंपल बात है, ठीक है। और इसलिए रियल ओनर कौन होते हैं, इक्विटी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स को ओनर है, सपोर्ट करते हैं, लेकिन जिद्दी वाले होते हैं, पहले में करते हैं, है ना। ओके, अब अगर मैं बात करूं प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप्स की, अच्छा एक मिनट, सबसे पहले ना हम लोग इसको पहले समझते हैं। पूछो क्यों, अरे पूछो क्यों, देखिए इसकी नोट्स में से पढ़ना बहुत जरूरी है एक्चुअली, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको आ सकता है पेपर में इक्विटी और प्रेफरेंस के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसके फीचर्स की बात करते हैं। अच्छा हम यहीं से पढ़ते लास्ट टाइम नोट से। अब देखिए, अब इक्विटी शेयर्स की खासियत क्या है, फीचर्स। अच्छा पहले इक्विटी शेयर्स की डेफिनेशन देख लेते क्या होता है और मीनिंग। इक्विटी शेयर्स आर दोज शेयर्स व्हिच डोंट एंजॉय एनी प्रेफरेंशियल राइट्स with respect of payment of dividend and repayment of capital at a time of wind up of the company। आपको इतना ही दिमाग रखना है। अब लॉ डेफिनेशन क्या बोलती है, according to companies act a share which are not preference shares are known as equity shares or ordinary shares। yes, इसको ordinary shares बोलते हैं, यानी अगर मैं सिर्फ शेयर्स वर्ड की बात करूं तो वो इक्विटी की बात होती है, ओके, दैट्स व्हाई कॉल्ड एज ordinary shares। अब इसकी खासियत क्या है,
देखिए आपको जब पेपर में लिखना है ना तो आपको सिर्फ हेड पॉइंट्स दिमाग में रखना है, बाकी अंदर का पूरा मन से आप लिख सकते हो, लेकिन एक्स्ट्रा कंटेंट मत डालना। लॉ है ना, कम कंटेंट डालो लेकिन अच्छा डालो। ओके, अब ये खासियत, फीचर्स यानी खासियत जिसमें अच्छी बुरी बातें दोनों आती है। देखिए सबसे पहले आता है वोटिंग राइट्स। इनको क्योंकि कंपनी का मैनेजमेंट डेमोक्रेटिक है तो इनको हर मीटिंग में वोटिंग करने का राइट है, जो प्रेफरेंस शेयर्स को नहीं है। ओके, फ्लक्चुएशन रेट ऑफ डिविडेंड, अब आप ही देख लीजिए, कभी इनको बहुत कुछ मिलता है, कभी कुछ नहीं मिलता है। एग्जांपल के तौर पे देखो, याद करो, जब 5 लाख रुपए यहां बच गए थे हमारे पास, तो बताओ प्रेफरेंस शेयर्स को कितना मिला? 1 लाख। उनके कैपिटल का 10% जो उनका रेट ऑफ डिविडेंड था, राइट रॉन्ग, और बाकी 4 लाख कहां गए? इक्विटी के पास। लेकिन जब यहां पे 1,20,000 बचा आते आते, अज्यूम करो, तो बताओ फिर भी प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड कितना मिला? 1 लाख ईच। लेकिन जो बाकी बचे 20,000 रुपए वो कहां गए बताओ? इक्विटी के पास। समझो आपको? चलो, तो इनका रेट, इनको कभी बहुत कुछ मिलता, कभी नहीं मिलता, क्योंकि रियल ओनर है ना। अब ओनर तो सब जलेगा, एंजॉय भी करेगा प्रॉफिट्स और सफर भी करेगा लॉसेस, इसलिए इनका रेट ऑफ डिविडेंड फ्लक्चुएट होता है, चेंज होता है। बोनस शेयर, ये क्या होता है सर? आगे पढ़ाऊंगा। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, यस, आप इक्विटी शेयर कभी भी बेच सकते हो सेकेंडरी मार्केट के अंदर। इसके बाद राइट्स टू अटेंड द मीटिंग, ऑफ कोर्स यू आर द रियल ओनर, इक्विटी शेयरहोल्डर्स आर द रियल ओनर, तो आपको मीटिंग में अटेंड करने का राइट भी है, और वहां पे वोटिंग करने का भी राइट है। ओके, और कंपनी का वोटिंग सिस्टम कैसा है? 1 शेयर 1 वोट। राइट इशू, अभी राइट इशू क्या होता है? जब भी कंपनी अपने फर्दर शेयर निकालती है, फर्दर शेयर्स, न्यू शेयर्स, तो सबसे पहले कंपनी अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स को ऑफर करती है कि तुमको खरीदना है क्या, खरीदो, नहीं तो अगर हम मार्केट में बेचेंगे तो तुम्हारा डायल्यूटेशन ऑफ शेयर होगा। डायल्यूटेशन ऑफ शेयर, तुम्हारे शेयर होल्डिंग कम होगी। क्या होंगी? तो जब भी कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर्स को ही नए शेयर जो निकालती है मार्केट में बेचने के लिए, तो पहले उनको ऑफर करती है, उसी राइट को हम बोलते हैं राइट इशू, यानी इक्विटी शेयरहोल्डर के पास ही राइट्स है कि वो अपने नए शेयर भी खरीद सकते हैं पैसे देकर। मार्केट वैल्यू, अब एक इक्विटी शेयर्स की 3 वैल्यू होती है, फेस वैल्यू, इशूइंग वैल्यू और मार्केट वैल्यू। और मार्केट वैल्यू फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर चेंज होती रहती है। जो भी स्टॉक एक्सचेंज मार्केट के अंदर आप शेयर की वैल्यू देख रहे हो ना बच्चा लोग, वो सब जो है वो मार्केट वैल्यू होती है, जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर फ्लक्चुएट होती है। रिस्की इन्वेस्टमेंट, यस, कभी बहुत कुछ मिलेगा डिविडेंड, कभी कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए क्या होता है, इसका मार्केट में शेयर का भाव भी फ्लक्चुएट होता है, वहां से भी वो प्रॉफिट या लॉस सफर होता है, और डिविडेंड भी कभी बहुत मिलेगा, कभी कम मिलेगा। एंड लास्ट इज परमानेंट कैपिटल, क्योंकि ये ओन कैपिटल का सोर्स है, इसलिए ये परमानेंट कैपिटल है, ये रिडीम नहीं होगा। तो सर फिर शेयरहोल्डर को अगर शेयर पैसा चाहिए तो वो मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट में बेच सकता है और अपना कैपिटल वापस उस पर्सन से लेगा जो उससे वो शेयर खरीद रहा है। ओके, ट्रांसफरर और ट्रांसफरी के बीच में। नेक्स्ट है, अब इक्विटी शेयर के वैसे टाइप्स नहीं है, लेकिन वोटिंग के हिसाब से 2 राइट्स दिए गए हैं। नॉर्मल वोटिंग राइट्स क्या? जहां पे 1 शेयर और 1 वोटिंग होगी, वो नॉर्मल वोटिंग राइट्स। अगर कंपनी के डायरेक्टर्स कभी कभी इक्विटी शेयर निकालते हैं 1 शेयर 1 वोट के अलग से बोलकर, यानी आपको बकायदा प्रोस्पेक्टर के अंदर लिख के देंगे कि वोटिंग राइट्स नॉर्मल वाली नहीं है, आपको स्पेशल वोटिंग राइट्स है या अलग वोटिंग राइट्स है, कुछ कभी 1 मेंबर 1 वोट या 1 शेयर 1 वोट को छोड़ के बाकी कोई भी अगर वोटिंग सिस्टम चलाते हैं और ऐसे शेयर आपको बता के दिए कि यहाँ पे 1 शेयर 1 वोट नहीं है, तो वही इक्विटी शेयर क्या कहलाएंगे? इक्विटी शेयर विद डिफरेंट वोटिंग राइट्स। ओके, अब आते हैं प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में। अब प्रेफरेंस शेयर्स को 2 प्रायोरिटी है, देखते हैं डेफिनेशंस, मीनिंग। प्रेफरेंस शेयर्स आर द शेयर व्हिच एंजॉय प्रेफरेंशियल राइट्स इन रिगार्ड्स ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट अ टाइम ऑफ वाइंडिंग ऑफ द कंपनी। समझा आपको? इनको 2 प्रायोरिटीज है, डिविडेंड बटा तो पहले उनको कैपिटल वापस करने की बारी है, जब दुकान बंद होगी तो पहले उसको। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन बोलते हैं, कंपनी क्या बोलता है? प्रेफरेंस शेयर्स आर द पार्ट ऑफ शेयर व्हिच fulfills both the following requirements. पहला, preference over the other shares in the payment of dividend. अब other shares किसकी बात कर रहा है? इक्विटी, क्योंकि 2 ही लॉ में शेयर्स है, यहाँ तो प्रेफरेंस, यहाँ तो इक्विटी। जो प्रेफरेंस नहीं वो इक्विटी शेयर होता है। ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द कंपनी, लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, प्रेफरेंस विद रिगार्ड या रिटर्न ऑफ रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट अ इवेंट ऑफ वाइंडिंग ऑफ द कंपनी, जिसको 2 प्रायोरिटी है। कंपनी क्या बोला बोलो? ऐसे लास्ट टाइम नोट्स आप भी तैयार करो अपनी। ओके, क्लियर? मैंने कहा पूरा एचपी मात्र 4 पेजेस के अंदर खत्म करो, जो मेन कंटेंट है वो यहाँ पे लिख के रखो। ऐसे मैं तो अपने इंटरनल बच्चों को दूंगा, बाकी जो आउटसाइडर है ऐसे उनकी मैं आपसे अपील करता हूं कि आप ऐसा कुछ तो भी तैयार करो। नेक्स्ट है, अब खासियत देखते हैं, अच्छी बुरी बातें दोनों आती है। देखिए, प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड पहला लेने का राइट है, इसलिए नाम दिया पहला प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड। फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, अब ये ड्रॉबैक बोले अच्छी बात बोलो, देखो फीचर्स में आप अच्छी बुरी बातें दोनों सकते हो। इनका जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो फिक्स है, उनके कैपिटल का जितना भी कंट्रीब्यूट होगा
वो परसेंटेज उनको ऑफर करते वक्त ही दिए जाते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, ध्यान दीजिए, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मान के चलो यहाँ पे एक कंपनी है जिसने 10% प्रेफरेंस शेयर 10,000 वाले, 10,000 शेयर 100 वाले, ये फेस वैल्यू उसकी निकाले, तो कंपनी का टोटल कैपिटल कितना कंट्रीब्यूट हुआ? 10 लाख रुपए। अब 10 लाख रुपए ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, राइट और रॉन्ग? चलो अब उसका 10% कितना हुआ? 1 लाख रुपए। तो हमेशा इनको 1 ही लाख रुपए डिविडेंड मिलेगा, जितना अभी प्रॉफिट बचा, प्रॉफिट में से 1 ही लाख रुपए इनको डिविडेंड मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। समझा आपको क्लियर? ये है फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। अगर यहाँ 12% होगा तो बताओ 10 लाख का 12% तो 1,20,000, तो यानी जितना भी रेट ऑफ डिविडेंड का होगा वो फिक्स होगा। समझा आपको क्लियर? फिर सर बोरोड कैपिटल में फर्क क्या है? बस इसमें इसको डिविडेंड बोलते हैं, उसको इंटरेस्ट बोलते हैं। वहां पे प्रॉफिट, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ तो ही हम देंगे, और वहां पे अगर प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, इंटरेस्ट आपको मिलता ही मिलता है ना। फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट और फिक्स डिविडेंड में सिर्फ अंतर यही है बस, जो मैंने आपको बताया अभी। नेक्स्ट, प्रेफरेंस फॉर द रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। ऑफ कोर्स इनको जो प्रायोरिटी है वो कैपिटल, क्या बोलते हैं इसको, पहले मिलने का राइट है। कि जैसे ही कंपनी अपनी दुकान बंद करेगी, बाहर का कर्जा फेंकने के बाद जो कैपिटल बचेगा, पहले प्रेफरेंस शेयर धार मारेंगे कि पहले हमको दो, उसके बाद इक्विटी शेयर वाले। हाँ, लेकिन इनको एक ड्रॉबैक क्या है कि इनका जो कैपिटल है उतना ही मिलेगा जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया था, और इसलिए इनका मार्केट में शेयर का भाव बदलता रहता नहीं है, क्योंकि उतना ही मिलेगा ना, 100 के 100 ही मिलेंगे। लेस रिस्की, सेफ्टी है। फेस वैल्यू इसकी भी होती है फिक्स। नॉन पार्टिसिपेटिंग मैनेजमेंट, यस, इनको मीटिंग में बुलाने का राइट्स नहीं है। ओके, इक्विटी शेयर्स को मीटिंग में बुलाने का राइट्स है। नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ प्रॉस्पेरिटी, इनको एक्स्ट्रा प्रॉफिट में भी राइट्स नहीं है, और मार्केट वैल्यू भी इनकी फिक्स होती है। क्या होती है? चेंज होती नहीं है। अब आते हैं टाइप्स। अब मैं टाइप्स की बात करूं अगर, तो पहला टाइप है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। व्हाट इज क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स? ऐसा प्रेफरेंस शेयर जिसका डिविडेंड अगर कोई साल कंपनी लॉस में आई या एडिक्वेट प्रॉफिट नहीं हुआ और नहीं दे पाई, तो उस साल का उनका डिविडेंड लैप नहीं होता। सर समझाओ, एग्जांपल दो। देखो एग्जांपल के तौर पे समझो, फॉर एग्जांपल इसी एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं। सपोज मान के चलो यहाँ पे कंपनी के पास देखो कंपनी ने 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स निकाले हैं 100 वाले, यानी कंपनी के पास फुल कैपिटल है 10 लाख का। कौन सा? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मिलाकर शेयर कैपिटल बनता है। अब मान के चलो 2023 में कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ। अब प्रॉफिट ही नहीं हुआ, नो प्रॉफिट, तो बताओ सिंपल बात है, उस साल का तो सबका डिविडेंड गया कि नहीं गया। लेकिन अगर आपके पास क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कौन सा वाला? ये वाला, तो आपका उस साल का डिविडेंड नहीं गया, आपका डिविडेंड आपको फ्यूचर के प्रॉफिट में मिलेगा। एग्जांपल दूं, सपोज फॉर एग्जांपल अब 2024 में प्रॉफिट हुआ, 24 में प्रॉफिट हुआ, तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स को उनका जो फिक्स डिविडेंड है, यानी कितना, अब देखो 10 लाख का 10% कितना होगा? अरे भाई रेट ऑफ डिविडेंड जो है वो उनके कैपिटल पे होता है कैलकुलेशन, लेकिन देते प्रॉफिट में से है। ओके, तो बताओ कितना होगा? 1 लाख। अब 1 लाख रुपए हम उनको, बोलो क्या करेंगे? उनको 2024 का भी देंगे और 2023 का, सॉरी 23 का भी देंगे, राइट, इसका जो साल उनको नहीं मिला। तो ऐसा प्रेफरेंस शेयर जिसका डिविडेंड लैप नहीं होता है, अगले साल फ्यूचर में उनको प्रॉफिट में मिलेगा, तो उसको अपन बोलेंगे, बोलो क्या? क्यूमुलेटिव। और नॉन क्यूमुलेटिव यानी क्या? जिनका डिविडेंड अगर कोई साल कंपनी नहीं दे पाई तो गया। नेक्स्ट है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। ये क्या होता है सर? देखो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब होता है जिनको एक्स्ट्रा प्रॉफिट लेने का राइट्स है। यानी सर देखो एक्सेसिव प्रॉफिट, देखो वैसे तो प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड फिक्स होता है, क्या होता है? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स यानी क्या? जिनका डिविडेंड सरप्लस प्रॉफिट में एंजॉय करने का राइट है। एग्जांपल के तौर पे सपोज फॉर एग्जांपल देखिए, अब हमने 10 लाख रुपए यहाँ पे, ये एग्जांपल कंटिन्यू करता हूं, 10 लाख रुपए का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, ठीक है। अब देखिए कंपनी को यहाँ पे 5 लाख प्रॉफिट हुआ। अब 5 लाख प्रॉफिट हुआ, डिविजिबल प्रॉफिट काट साट के हुआ 5 लाख रुपए, अज्यूम करो। अब क्या होगा? 5 लाख में से इनका 10% उनके कैपिटल का 1 लाख होता है, कितना होता है? तो 5 लाख रुपए में से 1 लाख रुपए हम यहां से माइनस कर देंगे, प्रेफरेंस शेयर को दे देंगे फिक्स डिविडेंड। अब बाकी बचेंगे 4 लाख रुपए। अब 4 लाख में से क्या करेंगे हम? 4 लाख में से कुछ डिविडेंड फिर से प्रेफरेंस शेयर के लिए छोड़ेंगे, लेकिन इक्विटी के बाद, यानी इनको फिक्स रेट और डिविडेंड पहले मिलेगा, और कुछ बचा के, इक्विटी से बचा के हम इनको डबल देंगे अगर आप पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर हो तो। एग्जांपल 4 लाख में से 3 लाख रुपए
हम नहीं 3,50,000 रुपए हमने बोला इक्विटी शेयर होल्डर तू ले ले, बाकी बचे कितने 50,000, ये 50,000 रुपए जो है ये हम लोग वापस प्रेफरेंस शेयर को देंगे। तो ऐसा प्रेफरेंस शेयर होल्डर जिनको सरप्लस प्रॉफिट एंजॉय करने का राइट है, डिविडेंड एंजॉय राइट है, उसको पार्टीशन बोलते हैं। और जिनका डिविडेंड फिक्स होगा, क्या होगा, उनको सिर्फ क्या मिलेगा बोलो, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा। नेक्स्ट कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जिनको हम इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करेंगे आफ्टर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। यानी क्या, अगर आप कंपनी अपने कन्वर्टिबल प्रेफरेंस निकाल रही है तो कंपनी आपको बताएंगी उसी वक्त ही कि 3 साल बाद 4 साल बाद आपको इक्विटी में इसको कन्वर्ट करने का राइट्स मिलेगा। और रियल जो रिस्क कमाना है वो इक्विटी शेयर है। मार्केट में जो शेयर कमाते हैं, जितने भी शेयर ने कमाया हुआ है वो इक्विटी शेयर में कमाया है, फिक्स प्रेफरेंस शेयर्स में नहीं, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड भी फिक्स होता है और उनका कैपिटल भी फिक्स होता है, जिसकी वजह से उनका मार्केट वैल्यू बढ़ता नहीं है। समझा बच्चे लोग आपको? जैसे राकेश झुंझुनवाला है, अब राकेश झुंझुनवाला जो है सर है वो बहुत बड़े स्टेक होल्डर बोलते माने जाते थे उनको ना, तो उन्होंने जो कमाया है इतना पैसा वो सिर्फ इक्विटी शेयर में कमाया हुआ है, प्रेफरेंस शेयर्स में नहीं। गॉट इट माय पॉइंट? क्योंकि उनका फ्लक्चुएशन रेट मार्केट वैल्यू चेंज होता नहीं। अब कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे शेयर जिसको आप इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हो एक समय के बाद, और जिसको आप कन्वर्टिबल नहीं कर सकते हो वो नॉन कन्वर्टिबल में आएगा। नेक्स्ट है रिडीमेबल। अब रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है? देखो, वैसे तो प्रेफरेंस शेयर ओन कैपिटल का इंस्ट्रूमेंट है, और ओन कैपिटल का डेफिनेशन क्या होता है बताओ, कि जो लाइफ टाइम रिडीम ना हो, वापस ना हो। लेकिन अगर आपके पास रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है तो आपका जो कैपिटल है वो आपको वापस मिल सकता है एक समय के बाद। वो कितने समय बाद वो कंपनी आपको तय करेगी। लेकिन अगर आजीवन काल आपको पैसा वापस नहीं चाहिए तो यू कैन प्रेफर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अब ये तो हो गई हमारी ओन कैपिटल का एक सोर्स, कौन सा बताओ? कौन सा बोलो बच्चा लोग? शेयर्स। अब हम आते हैं व्हाट इज रिटेन अर्निंग। देखो, ओन कैपिटल के दो सोर्स होते हैं कंपनी के पास, पहला शेयर कैपिटल और दूसरा है रिटेन अर्निंग। आपको देख पा रहे होंगे अगर होपफुली तो ये रिटेन अर्निंग करके मैं आज यहाँ पे स्टॉप करूंगा और फिर कल हम लोग बोरोड कैपिटल के इंस्ट्रूमेंट्स देखेंगे और सोर्सेज देखेंगे। ओके, नेक्स्ट सेशन में देखिए व्हाट इज रिटेन अर्निंग। देखिए, हर साल कंपनी जो कमाती है तो पूरा प्रॉफिट शेयरहोल्डर्स को प्रॉफिट के तौर पे नहीं बांटती है, कुछ पैसा हर साल को थोड़ा थोड़ा करके बाजू में करती है, जिसकी हमने अभी आपको एग्जांपल में दिया। ये देखिए इधर, ये देखिए यहाँ पे जैसे कंपनी को प्रॉफिट हुआ था 8 लाख रुपए, उसमें से पहले इनकम टैक्स कटा, फिर जो बचा 7,20,000, उसमें से कुछ पैसा फ्यूचर की अनसर्टेनिटी के लिए रिजर्व रखा गया। इसी रिजर्व को हम रिटेन अर्निंग बोलते हैं। देखिए, आप अगर डायग्राम में देख पा रहे होंगे मेरी, तो आप देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे इसको मैं और थोड़ा फिनिश अप करता हूं आपके साथ। सपोज फॉर एग्जाम्पल ये 2023 का प्रॉफिट है, नहीं ये 22 का प्रॉफिट है, अज्यूम करो ये 2023 का प्रॉफिट है, ये 2024 का प्रॉफिट है। ठीक है, अब ये तीनों सालों में से पूरा प्रॉफिट डिविडेंड पे नहीं बांटा, कुछ पैसा हमने यहाँ पे रिजर्व रखा। क्या रखा? ये देखो, ये लाल वाला जो दिख रहा है आपको, ये जा रहा तिजोरी में कंपनी के पास अंदर, है ना। और ये पैसा रिजर्व रखने के बाद इसी टोटल प्रॉफिट को हम बोलते हैं रिटेन अर्निंग। अब इसका बेनिफिट क्या है? फ्यूचर में कंपनी को लॉस हुआ तो वो यहां से बोलो क्या करेंगे बताओ, निकाल सकती है। ओके, क्लियर? यूज कर सकती है फ्यूचर में लॉसेस के वक्त। बोलते ना अच्छे समय में बुरे समय के लिए प्रोविजंस करो, तो ये वही प्रोविजन है एक्चुअली। लेकिन कंपनी के पास ये रिटेन अर्निंग अक्यूमुलेट हो गया, क्या हो गया? काफी, यानी बहुत ज्यादा बढ़ गया, तिजोरी बढ़ गई और पैसे रखने के लिए है ही नहीं। तो अब बताओ, पैसा रखने से बढ़ेगा क्या? पैसा तो लागत लगाने से बढ़ेगा, राइट और रॉन्ग? अब कंपनी रिटेन अर्निंग का पैसा लीगली ऐसे ही यूज नहीं कर सकती अपने अच्छे समय में भी, लेकिन एक इंस्ट्रूमेंट है, एक प्रोसेस है जिसमें कंपनी ये रिटेन अर्निंग को कैपिटल बना सकती। कैसे? देखो इधर, अब जैसे फॉर एग्जांपल ये तिजोरी, ये रिजर्व्स काफी बढ़ गए, बहुत बढ़ गए, यानी इतने पड़े हैं कि अभी हम 10 साल भी कंपनी लॉस पे तो आराम से चल सकती। कंपनी चाहती है कि थोड़ा पैसा हम कैपिटल बना के बिजनेस में एंगेज करें, तो कंपनी करेगी, कंपनी वो रिजर्व में से कुछ पैसा निकालकर वो कंपनी शेयर कैपिटल में डाल सकती है, लेकिन उसको उतने के शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयरहोल्डर्स को देना पड़ेगा जितने का वो कैपिटल रिटेन अर्निंग में से निकालकर, मतलब फंड निकालकर कैपिटल शेयर कैपिटल यानी बिजनेस में एंगेज करना चाहती है।
और इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं, बोलो क्या, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट और प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। प्लगिंग का मतलब होता है इंगेज करना, प्रॉफिट के अमाउंट को हम यूज कर सकते हैं कैसे, बाय इशूइंग बोनस शेयर्स, फ्री में शेयर दे दो और उनके बिहाफ में जो पैसा है वो रिटेन अर्निंग से निकालकर आप कैपिटल में एंगेज करो। देखो यहाँ लिखा हुआ है, देखो दिख रहा है आपको डायग्राम में, ये कैपिटल वापस बिजनेस में एंगेज हो रहा है और ये रिजर्व में से पैसा निकाला जा रहा है, और जितने भी पैसा रिजर्व में से निकालकर हम कैपिटल बना रहे हैं उतने की फ्री ऑफ कॉस्ट हम यहाँ पे शेयर दे रहे हैं, और इसी फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर को हम बोनस शेयर बोलते हैं। लेकिन ये शेयर भी किसको मिलेंगे, ओनली इक्विटी शेयर्स को। तो इसकी एक बार मीनिंग पढ़ लेते हैं लास्ट टाइम नोट से। It is a part of net profit which is not distributed to shareholders as dividend, is retained by company in the form of reserve funds. अब रिटेन अर्निंग का डेफिनेशन क्या बोलता है, देखिए, रिटेन अर्निंग में भी डिफाइन एज द प्रोसेस ऑफ अक्यूमुलेटिंग, अक्यूमुलेटिंग का मतलब जमा, कॉर्पोरेट प्रॉफिट यानी कंपनी का प्रॉफिट, एंड देयर यूटिलाइजेशन इन द बिजनेस इज कॉल्ड एज रिटेन अर्निंग। और वो जो प्रॉफिट है वो हम सिर्फ बिजनेस में ही यूज कर सकते हैं, जब बिजनेस का बुरा समय आएगा तब, तो उसी को हम रिटेन अर्निंग बोलते हैं। अब रिटेन अर्निंग के सोर्सेस कहां से, यानी कंपनी रिटेन अर्निंग जब करती है तो कौन से फैक्टर्स को इवैल्यूएट करती है, डिटर्मिनेंट्स बोलते हैं इसको। पहला, कंपनी का अर्निंग कैपेसिटी कैसी है, कंपनी की टैक्सेशन पॉलिसी कैसी है, कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी कैसी है, और गवर्नमेंट कंट्रोल, गवर्नमेंट रूल्स क्या बोलते हैं, क्योंकि समय समय पर एमसीए अपने रूल्स चेंज करती रहती है। ठीक, आज तक कंपनी को ऐसे फाउंडेशन नहीं किया, लेकिन आगे चल के फाउंडेशन किया कि 25% हर साल तुमको रखना है, ये रिजर्व तो रखना है। कॉर्पोरेटिव को रिजर्व रखने के लिए फाउंडेशन है, क्या है कि हर साल प्रॉफिट में से कॉर्पोरेटिव सोसाइटी 25% रिजर्व रखती है, कंपनी को फाउंडेशन नहीं है, ये डायरेक्टर्स के ऊपर छोड़ा गया है। तो इतना था हमारा ओन कैपिटल का सोर्स। अब अगले सेशन में जाएंगे बोरोड कैपिटल के पास। ओके, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।